नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इंटरपोल के जो तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, जो सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके द्वारा ही दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय कहाँ है इंटरपोल का? तो लियोन, फ्रांस में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है। अभी हाल ही में दोस्तों इंटरपोल की जो 90वीं महासभा है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो सन 1923 में दोस्तों इंटरपोल की स्थापना की गई थी। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। ध्यान रखें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? दोस्तों, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? तो दोस्तों, यह शेयर बाजार में लागू किया गया है। शेयर बाजार में लागू किया गया तो किसके द्वारा किया गया? सेबी के द्वारा। सेबी दोस्तों जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ही T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है लागू किया गया। आपको पता होगा जो शेयर मार्केट है दोस्तों, इसका नियामन जो करती है वह संस्था कौन सी है? तो सेबी ही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। T+1 का अर्थ क्या है दोस्तों? T+1 का अर्थ है स्टॉक या शेयर का भुगतान एक दिन बाद तक करना होगा। दोस्तों, जो स्टॉक या शेयर किसी व्यक्ति के द्वारा बेचे जाते हैं उसका भुगतान पहले जो है वह 2 दिन बाद तक करना होता था। लेकिन जो नया सिस्टम लागू किया गया है सेबी के द्वारा T+1, इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो स्टॉक या शेयर बेचे जाएंगे उसका भुगतान जो है वह 1 दिन बाद तक करना होगा। पहले या दोस्तों 2 दिन बाद तक करना होता था। तब दोस्तों इस सिस्टम को बोला जाता था T+2 सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन सेबी द्वारा अब दोस्तों T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया है, तो अब भुगतान जो है वह 1 दिन बाद तक करना होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। शेयर मार्केट की बात की जाए दोस्तों, शेयर बाजार की बात की जाए तो इसका नियामन कौन करती है संस्था? सेबी के द्वारा किया जाता है। जो शेयर बाजार है दोस्तों भारत में, इसके दो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज हैं। कौन कौन से? एक दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक दोस्तों कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों यह भारत तथा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके दोस्तों इंडेक्स की बात की जाए, इसका इंडेक्स क्या है? तो सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स या दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका जो इंडेक्स है। और नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके इंडेक्स की बात की जाए तो दोस्तों इसका इंडेक्स है निफ्टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब की गई? तो सन 1875 को दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर पूछा जाए आपसे कि जो शेयर बाजार हैं इनका दोस्तों नियामन कौन सी संस्था करती है? तो सेबी जो है इसके द्वारा ही इसका नियामन किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब हुई? तो 1875 को। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में दोस्तों
इसका मुख्यालय है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से दोस्तों डाउन सिंड्रोम होता है। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है, तो 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है 28 जनवरी को 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया। तो ध्यान रखें, जो डेटा गोपनीयता दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। और 2023 में किस थीम के साथ मनाया गया, तो थीम है इसकी दोस्तों थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। थीम क्या है, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, यानी निजता के बारे में पहले सोचें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम है। डेटा की बात की जाए दोस्तों, गोपनीयता की बात की जाए तो सन 2017 में पुट्टास्वामी केस जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट माना, यानी मौलिक अधिकार माना, और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा। और ये दोस्तों जो पुट्टास्वामी केस है यह किस पर था, तो जो आधार कार्ड है इसी पर दोस्तों यह केस था। तो ध्यान रखिएगा, पुट्टास्वामी केस जो 2017 में आया, इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निजता का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार माना, और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। बात की जाए दोस्तों डेटा प्राइवेसी विधेयक किस समिति की सिफारिश पर आया था। तो दोस्तों जो डेटा प्राइवेसी विधेयक है यह BN श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश पर आया था। और कब आया, तो सन 2019 में। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डेटा प्राइवेसी विधेयक किस समिति की सिफारिश पर आया, तो BN श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश पर आया था। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद दोस्तों 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है। तो दोस्तों जो महानदी कोलफील्ड्स है इसने दोस्तों ओडिशा में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है। ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सतत तीव्र एवं समावेशी विकास। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश में 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक जो विज्ञान विश्वविद्यालय है यह कौन से क्रम का है, तो 7वां है दोस्तों। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो धारवाड़ कर्नाटक में। आधारशिला दोस्तों कहाँ रखी गई, धारवाड़ कर्नाटक में। बात की जाए प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। तो दोस्तों मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसका नया नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित कहाँ है, तो गोवा में दोस्तों मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, और इसका नाम बदलकर अब रखा गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी दोस्तों 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों सुमन बेरी जो हैं, सुमन के बेरी, यह दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, तो दोस्तों CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। क्या दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। आगे देखिएगा दोस्तों,
अगला प्रश्न है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सन 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके बाद दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किया गया। यह किसके द्वारा दोस्तों आयोजित किया गया या किसके द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा ही जो उद्यान उत्सव 2023 है इसका आयोजन किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में दोस्तों स्थित जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है अमृत गार्डन। ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अमृत गार्डन। और राष्ट्रपति भवन जो है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रायसीना पहाड़ी जो है इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अभी हाल में दोस्तों आपको पता होगा जो राजपथ है इसका नाम बदलकर क्या दोस्तों रखा गया? तो कर्तव्य पथ। इसका नाम बदलकर रखा गया है कर्तव्य पथ। और यहीं पर दोस्तों कर्तव्य पथ पर ही सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। यहीं पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और जो अभी दोस्तों मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, इसका नाम बदलकर अब अमृत गार्डन रखा गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो दोस्तों जो भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला हैं, इन दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सेकेंड 5 ईयर प्लान में की गई थी। और 1956 से 1961 तक दोस्तों सेकेंड 5 ईयर प्लान रहा। इसी के तहत भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला दोस्तों इनका जो है लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी। भिलाई की बात की जाए दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। और स्थित और किसकी दोस्तों सहायता से स्थापित की गई थी? तो सोवियत संघ की। जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ, इसकी सहायता से ही दोस्तों भिलाई जो इस्पात संयंत्र है स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुरा की बात की जाए तो दोस्तों दुर्गापुरा जो है यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और यह किसकी सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था? तो जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा जो है यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला जो है दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो यह उड़ीसा में स्थित है राउरकेला इस्पात संयंत्र। और इसकी स्थापना जो है यह जर्मनी की सहायता से की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा हमारा है कौन सा? बोकारो दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है उसकी, बोकारो दोस्तों इस्पात संयंत्र, बोकारो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोकारो है झारखंड में स्थित। और इसकी स्थापना भी दोस्तों सोवियत संघ द्वारा की गई थी, यानी रूस के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। तो ध्यान रखें, भिलाई की स्थापना जो है, भिलाई कहाँ स्थित है? तो भिलाई है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और सोवियत संघ ने दोस्तों इसकी स्थापना में मदद की। इसके अलावा दुर्गापुरा की बात की जाए तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और यह ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था। राउरकेला दोस्तों इस्पात संयंत्र जो है यह उड़ीसा में स्थित है। और इसमें दोस्तों मदद किसने की? जर्मनी ने की। और बोकारो जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जो है वह झारखंड में की गई। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से, यानी सोवियत संघ की सहायता से। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है
वह दोस्तों बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। जब बजट दोस्तों पेश किया जाता है, आपको पता होगा दोस्तों बजट कब पेश किया जाता है। तो बजट दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, 1 फरवरी को। और इसके पहले ही दोस्तों जो 31 जनवरी होगा, यानी दोस्तों 31 जनवरी को 31 जनवरी को दोस्तों ये आर्थिक जो सर्वेक्षण है यह प्रकाशित किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसका दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह तैयार कौन करता है, तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं इनके द्वारा ही दोस्तों इसका जो है तैयारियाँ किया जाता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, तो अनंत नागेश्वरन। वर्तमान में दोस्तों जो आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार वहाँ हैं अनंत नागेश्वरन। इनके द्वारा ही दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह तैयार किया गया है। और इसको दोस्तों कल जो है यह पेश किया जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों जो सी फीड्स द वर्ल्ड है यह कार्यक्रम पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो कृषि में दोस्तों संलिप्त महिलाओं को सशक्त करना। ध्यान रखिए दोस्तों, जो सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है, तो कृषि में संलिप्त महिलाओं को सशक्त करना। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। और यहाँ से दोस्तों जो इसरो है इसके द्वारा सभी लॉन्चिंग जो हैं वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही की जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में दोस्तों इसका दोस्तों मुख्यालय है। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल यह दोस्तों कहाँ हुआ, तो जापान में। कब हुआ, 1997 ईस्वी में। यह किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जो है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इससे दोस्तों संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए, यह कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 को दोस्तों कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, 16 सितंबर 1987 को। और यह किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। और रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के दोस्तों रामसर जो शहर है इसमें ही रामसर कन्वेंशन हुआ। और यह किससे संबंधित है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। जो वेटलैंड है उसके दोस्तों कंजर्वेशन से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। और कहाँ हुआ, तो ईरान में 2 फरवरी 1971 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों फैक्ट हैं इसके। आगे देखिएगा, अगला है दोस्तों, सतत विकास पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 को सतत विकास पर पहला सम्मेलन हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी में दोस्तों जो भारत की उस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी उन्होंने दोस्तों इसमें भाग लिया था। और यहाँ से दोस्तों स्टॉकहोम से वापस आते ही भारत में दोस्तों जो वन्यजीव संरक्षण एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट क्या दोस्तों लागू किया, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 इसे दोस्तों लागू किया। और इसके बाद दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे दोस्तों 1973 में लागू किया। ध्यान रखिएगा, सतत विकास पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से। और कब हुआ, तो 1972 ईस्वी में। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों एनएमडीसी इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसने दोस्तों अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया, निकाह जरीन को। निकाह जरीन दोस्तों आपको पता होगा तेलंगाना की निवासी हैं और बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं निकाह जरीन। तो दोस्तों अगर एनएमडीसी की बात की जाए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है।
और निकाह जरीन दोस्तों आपको पता होगा, जो अभी महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई उसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता था। ध्यान रखिएगा, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था और कॉमनवेल्थ में भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता था। ध्यान रखिएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें समापन समारोह में इन्होंने दोस्तों समापन समारोह में यह निकाह जरीन जी और जो शरद कमल है, यह दोनों लोग दोस्तों ध्वजवाहक थे। तो ध्यान रखिएगा, निकाह जरीन जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई इसमें इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता। उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भी गोल्ड जीता और कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं दोस्तों इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक भी थी। और इनके साथ दोस्तों और दूसरा कौन ध्वजवाहक था, तो शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगामी परीक्षाओं में जो है बिल्कुल ही दोस्तों इससे प्रश्न जरूर बनेगा। तो इसको दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट उनका दोस्तों वर्ष में दोस्तों 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं और उनमें दोस्तों पहला जो ग्रैंड स्लैम है वह है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 समाप्त हो चुका है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस वर्ग में कौन विजेता रहा। तो पुरुष एकल विजेता की बात की जाए तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं यह पुरुष एकल के विजेता हैं और नोवाक जोकोविच कहाँ के निवासी हैं, सर्बिया के निवासी हैं। इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इन्होंने जीता। कुल मिलाकर दोस्तों 10 जो है इस बार 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। दोस्तों ध्यान रखें, जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और कुल दोस्तों जो इनके ग्रैंड स्लैम कितने हो गए हैं, तो 22। यह ध्यान रखें दोस्तों। और जो 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल की इन्होंने बराबरी कर ली। राफेल नडाल के भी दोस्तों अभी तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का दोस्तों रिकॉर्ड था। इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे राफेल नडाल ने। लेकिन दोस्तों जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इनकी राफेल नडाल की बराबरी कर ली। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहा, तो स्टेफानोस सिस्पितास जो हैं यह दोस्तों उपविजेता रहे और कहाँ के निवासी हैं, तो ग्रीस के। ध्यान रखिएगा, उपविजेता भी आप लोग ध्यान रखें। काफ़ी बार दोस्तों परीक्षाओं में विजेता ना पूछकर उपविजेता पूछ लेता है, तो उपविजेता भी दोस्तों ध्यान रखें कौन है, स्टेफानोस जो सिस्पितास हैं यह दोस्तों उपविजेता रहे। महिला एकल विजेता की बात की जाए तो दोस्तों जो अरीना सबालेंका हैं यह महिला एकल विजेता रहीं और कहाँ की निवासी हैं, तो बेलारूस की। तो दोस्तों ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, अरीना सबालेंका ने। कहाँ की निवासी हैं, बेलारूस की। और इन्होंने दोस्तों ध्यान रखें, जो अरीना सबालेंका हैं इन्होंने दोस्तों यह अपने करियर का दोस्तों पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, कहाँ की निवासी हैं, बेलारूस की। और इसमें दोस्तों उपविजेता कौन रहा, तो दोस्तों उपविजेता एलिना रिबाकिना है, या दोस्तों इसमें उपविजेता रहीं। और एलिना दोस्तों जो रिबाकिना है यह कहाँ की निवासी हैं, कजाकिस्तान की। सन 2022 में दोस्तों आपको पता होगा जो विंबलडन ओपन हुआ था, विंबलडन ओपन उसमें दोस्तों विजेता कौन थी, उसमें विजेता थी एलेना रिबाकिना और यह दोस्तों कजाकिस्तान की निवासी हैं। दोस्तों कोई भी जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एशिया की पहली महिला थी, एशिया की पहली महिला। ध्यान रखें, इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें उपविजेता कौन है, एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की, और विजेता कौन है, तो अरीना सबालेंका, यह दोस्तों बेलारूस की निवासी हैं। बात की जाए दोस्तों, अभी आपको दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसमें मिक्स डबल्स की बात की जाए तो उसमें दोस्तों विजेता कौन रहा था, तो जो दोस्तों लुइसा स्टेफनी है, लुइसा स्टेफनी वह दोस्तों, और इनकी दोस्तों जोड़ी किसके साथ थी, तो राफेल मोटास के साथ, राफेल मोटास इनकी दोस्तों जोड़ी जो थी। दोनों लोग कहाँ के थे, ब्राज़ील के। इनकी दोस्तों मिक्स जो डबल्स के मिक्स डबल्स का दोस्तों जो इनका मैच हुआ उसमें इन्होंने दोस्तों जीत हासिल की। और इसमें उपविजेता कौन रहा, उपविजेता तो दोस्तों सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, यह दोनों कहाँ के हैं दोस्तों, भारत के।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मिक्स डबल्स का खिताब हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, उसमें विजेता रहीं लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, यह ब्राज़ील की निवासी हैं। और उपविजेता इसमें कौन रहा? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। यह दोस्तों आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें जो उपविजेता हैं वह हमारे भारत की जोड़ी है, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की। और हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा जो सानिया मिर्जा है, इन्होंने संन्यास की घोषणा भी की है। तो दोस्तों इसीलिए यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की शक्ति की बात की है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वह अनुच्छेद 161 के तहत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 और जो राज्यपाल है इसकी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सा है? तो दोस्तों जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 हुआ है, आयोजित कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और यह दोस्तों पहली बार आयोजित किया गया, यह भी ध्यान रखें कि पहली बार इसका आयोजन हुआ है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का कहाँ आयोजन हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें दोस्तों पहली बार जो विजेता टीम रही हमारे भारत की दोस्तों विजेता टीम रही। ध्यान रखें, फाइनल मैच किसके मध्य हुआ? तो भारत और इंग्लैंड के मध्य दोस्तों फाइनल मैच हुआ। इसमें दोस्तों जो भारत है उसने मैच जीत लिया। और भारत की दोस्तों कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा जो हैं यह भारत की कप्तान थी। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो ग्रेस स्क्वेस जो हैं इंग्लैंड की कप्तान, इन्हें दोस्तों बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। ध्यान रखें, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? ग्रेस स्क्वेस, यह इंग्लैंड के कप्तान हैं। और फाइनल मैच में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो सितासा संधू जो हैं इन्हें दोस्तों फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। यह दोस्तों भारत की महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों देखिएगा, जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? तो जल जीवन मिशन जो है इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ जो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।